उसके साथ साथ वो हाथ में मौजूद घड़ी को देख रहा था। उसके साथ ही खामोशी से चलते हुए उसके करीब पहुंचकर खड़े हो गए। जब 5 मिनट गुजर गए तो इमरान ने अपने साथियों को अपने पीछे आने का इशारा किया और एक बार फिर सीढ़ियां चढ़ता हुआ ऊपर पहुंच गया। आखिरी सीढ़ी पर पहुंचते ही दीवार खुद ब खुद हट गई और इमरान आगे बढ़कर बरामदे में दाखिल हो गया। ये छोटी सी इमारत थी, जबकि 3 दूसरी इमारतें भी उसके साथ मौजूद थी और इन इमारतों के गेट बाकायदा ऊंची 4 दीवारें बनी हुई थी, जिसमें एक फाटक भी मौजूद था। इमरान आगे बढ़ता चला गया। इन सब इमारतों को चेक करो और जो भी नजर आए उसे किसी थैले में इकट्ठा कर लो। मैं इस दौरान कार्डिक का ऑफिस तलाश करके उसकी तलाशी लेता हूँ, इमरान ने कहा तो सब साथी तेजी से आगे बढ़ गए, जबकि इमरान उस इमारत की साइड से होता हुआ दरवाजे में दाखिल हुआ और एक छोटी सी राहदारी को क्रॉस करके वो एक दरवाजे के सामने जाकर रुक गया। कार्डिक से मिलने वाली तफसील के मुताबिक यही कार्डिक का ऑफिस था। इमरान ने दरवाजे को दबाया तो दरवाजा खुलता चला गया और इमरान अंदर दाखिल हो गया। ये एक छोटा सा ऑफिस था जिसे इंतहाई खूबसूरत अंदाज में सजाया गया था। इमरान ने मखसूस अंदाज में उसकी तलाशी लेनी शुरू कर दी और फिर एक फाइल तलाश कर लेने में कामयाब हो गया। फाइल में न सिर्फ सब अफराद के तफसीली कवायद मौजूद थे, बल्कि फाइल में गोल्डन स्पॉट के मेन सेक्शन जहां मशीनरी नस्ब हो रही थी में काम करने वाले तमाम अफराद के बारे में भी तफसीली मवाद मौजूद था। इमरान बैठकर फाइल को पढ़ता रहा। जब उसने फाइल खत्म की तो उसने बेख्तियार एक तवील सांस लिया, क्योंकि इस फाइल में जो मवाद मौजूद था वो कार्डिक से मिलने वाली तफसीलात से भी ज्यादा उसके लिए अहम था। कार्डिक ने फाइल अपने ऑफिस में इसलिए रखी हुई थी कि उसे 100% यकीन था कि यहाँ कोई नहीं आ सकता, वरना शायद वो उसे यहाँ न रखता। इमरान उठा और कमरे से बाहर आया तो सफदर उसे दिखाई दिया। इमरान साहब, यहाँ तो लड़कियां भी मौजूद है, सफदर ने कहा तो इमरान बेख्तियार चौंक पड़ा। लड़कियां और यहाँ नहीं, मैंने अभी ऑफिस में यहाँ एक फाइल पढ़ी है, उसमें तो औरतों का कोई जिक्र नहीं है, इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। एक कमरे में 4 लड़कियां और 4 मर्द मौजूद थे। तलाशी के दौरान बेहोश हुए हैं। बाकी कमरों में से भी 7 अफराद बेहोश पड़े हुए मिले हैं। कुल 4 लड़कियां और 11 मर्द मौजूद थे। उन्हें हमने हॉल कमरे में इकट्ठा रखा हुआ है, सफदर ने कहा तो इमरान एक बार फिर चौंक पड़ा। 11 मर्द, लेकिन कार्डिक ने अपने समेत 11 अफराद की तादाद बताई थी और फाइल में भी कार्डिक के अलावा 10 अफराद की लिस्ट मौजूद है। और ये 11वां कहाँ से आ गया? आओ मेरे साथ, इमरान ने तेज लहजे में कहा और तेजी से आगे बढ़ने लगा। फिर जब वो उस हॉलनुमा कमरे में दाखिल हुआ तो वहाँ फर्श पर वाकई 4 नौजवान लड़कियां और 11 मर्द बेहोशी के आलम में पड़े हुए थे। हॉल में कुर्सियां और मेजें भी मौजूद थी। ये शायद उन सबका ड्राइंग रूम था और उन सबको फर्श पर लिटाने के लिए इमरान के साथियों ने मेजों और कुर्सियों को एक तरफ इकट्ठा कर दिया था। इनमें से एक लड़की को कुर्सी पर बिठाओ। ये लड़कियां कहाँ से आई हैं? इमरान ने कहा तो जूलिया ने एक लड़की को उठाकर कुर्सी पर बिठा दिया और खुद उसे पकड़कर खड़ी हो गई। इसे होश में ले आओ सफदर, इमरान ने कहा तो सफदर ने जेब में से एक लंबी गर्दन वाली नीले रंग की शीशी निकाली और फिर आगे बढ़कर उसने शीशे का ढक्कन हटाया और शीशी को उस लड़की की नाक से लगा दिया। चंद लम्हों बाद उसने शीशी हटाई और ढक्कन बंद करके उसने उसे जेब में डाल लिया। चंद लम्हों बाद लड़की के जिस्म में हरकत के तासुरात नमूदार हुए और फिर उसने आंखें खोल दी। पूरी तरह शऊर बेदार होते ही उसके मुंह से हल्की सी कराह निकल गई और उसने उठने की कोशिश की, लेकिन जूलिया ने उसे उठने से रोक दिया। बैठी रहो वरना गर्दन काट दूंगा, इमरान ने सर्द लहजे में कहा तो लड़की के चेहरे पर खौफ के तासुरात उभर आए। ये क्या क्या तुम कौन हो? लड़की ने खौफजदा लहजे में कहा। अपनी साथी लड़कियों और मर्दों को इस तरह बेहोश पड़े देखकर और इन अजनबी अफराद को सामने खड़े देखकर उसके औसान खता हो गए थे। क्या नाम है तुम्हारा? इमरान ने कहा। रीटा, लड़की ने जवाब दिया। क्या तुम यहाँ मुस्तकिल रहती हो? इमरान ने कहा। नहीं, मैं तो टाक्स में रहती हूँ। मुझे और मेरी साथी लड़कियों को टाक्स से लाया गया है। हम 2 घंटे पहले यहाँ आई हैं। हमें 2 रोज के लिए यहाँ लाया गया था, रीटा ने जवाब दिया। कौन लाया था और किस तरह? इमरान ने पूछा। हम हेलीकॉप्टर पर आई हैं। हम पहले भी यहाँ आती रहती हैं। हमारे क्लब के मैनेजर टोनी ने हमें यहाँ भेजा है। वो पहले भी हमें यहाँ भिजवाता रहा है, लड़की ने जवाब देते हुए कहा। इसे हाफ ऑफ कर दो, इमरान ने कहा तो साथ खड़ी हुई जूलिया का बाजू घुमा और रीटा चीखती हुई उछलकर नीचे जा गिरी और चंद लम्हे तड़पने के बाद साकित हो गई। अब इनमें से किसी मर्द को उठाकर कुर्सी पर बिठाओ और तनवीर, यहाँ रस्सी वगैरह होगी वो भी ले आओ ताकि इसे बांध दिया जाए, इमरान ने कहा। इनमें से किसको होश में लाना है? सफदर ने कहा। जो इन लड़कियों के साथ मौजूद था, इमरान ने कहा तो सफदर ने आगे बढ़कर एक आदमी को उठाकर कुर्सी पर डाला, जबकि तनवीर रस्सी की तलाश में जा चुका था। थोड़ी देर बाद वो वापस आया तो उसके हाथ में रस्सी का बंडल मौजूद था।
सफदर और तनवीर ने मिलकर उस आदमी को कुर्सी के साथ रस्सी से बांध दिया। फिर सफदर ने एंटी गैस के शीशे निकालकर उसका ढक्कन खोला और उसे उस आदमी की नाक से लगा दिया। चंद लम्हों बाद उसने शीशी हटाई और फिर उसका ढक्कन बंद करके उसने शीशी को जेब में वापस डाल लिया। तनवीर, तुम्हारे पास खंजर होगा, वो मुझे दो, इमरान ने कहा तो तनवीर ने कोट की अंदरूनी जेब से एक तेजदार खंजर निकालकर इमरान के हाथ में दे दिया। उसी लम्हे उस आदमी के जिस्म में हरकत के तासुरात नमूदार हुए और फिर उसने कराहते हुए आंखें खोल दी। पूरी तरह होश में आते ही उसने लाशऊरी तौर पर उठने की कोशिश की, लेकिन जाहिर है रस्सी से बंधा होने की वजह से वो उठ न सका था। ये सब क्या है? तुम लोग कौन हो और यहाँ कैसे पहुंच गए हो? उस आदमी ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। तुम्हारा नाम क्या है? इमरान ने पूछा। मेरा नाम बर्नार्ड है, लेकिन तुम लोग कौन हो? जिन हो या भूत हो? यहाँ तो कोई नहीं आ सकता, बर्नार्ड ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। वो चूंकि तरबियत याफ्ता आदमी था, इसलिए उसका रद्द अमल भी ऐसा ही था। इमरान ने चूंकि उस फाइल में देखा था, इसलिए उसे याद था कि बर्नार्ड कार्डिक के ऑफिस का इंतजामी इंचार्ज था, जबकि उसका नंबर 2 जॉर्ज था और इमरान को दरअसल उस जॉर्ज की ही तलाश थी। तो तुम यहाँ के ऑफिस इंचार्ज हो, जॉर्ज कहाँ है? इमरान ने कहा तो बर्नार्ड एक बार फिर चौंक पड़ा। वो तीसरा, दाएं तरफ से तीसरा। लेकिन तुम कौन हो और कैसे हम सबको जानते हो? बर्नार्ड ने हैरत भरे लहजे में कहा। ये लड़कियां क्या जॉर्ज ने टॉक से मंगवाई थी? इमरान ने उसके सवाल का जवाब देने की बजाय उल्टा सवाल कर दिया था। इन्हें जॉर्ज ने मंगवाया था, अपने लिए भी और क्रैफोर्ड के लिए भी, बर्नार्ड ने जवाब दिया। तो इमरान एक बार फिर चौंक पड़ा, क्योंकि फाइल के मुताबिक क्रैफोर्ड मेन सेक्शन में काम करता था और वहाँ सिक्योरिटी ऑफिसर था। इनमें क्रैफोर्ड कौन सा है? इमरान ने पूछा। जॉर्ज के साथ नीले सूट वाला, बर्नार्ड ने जवाब दिया। तो इमरान तेजी से आगे बढ़ा और उसने उस नीले सूट वाले की जेबों की तलाशी लेनी शुरू कर दी। और जब उसकी एक जेब से सुर्ख रंग का एक कंप्यूटर कार्ड निकला तो इमरान के चेहरे पर यकलक मसरत के तासुरात उभर आए। उसने मुस्कुराते हुए कार्ड को अपनी जेब में रख लिया। क्रैफोर्ड को जॉर्ज ने बुलवाया था? इमरान ने पूछा। हाँ, चीफ कार्डिक चूंकि गया हुआ था, इसलिए जॉर्ज ने जश्न मनाने का फैसला किया, क्योंकि यहाँ हम सब मर्द ही रहते हैं और कार्डिक इन मामलात में बेहद सख्त है, बर्नार्ड ने जवाब दिया। और इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। इसे हाफ ऑफ कर दो, इमरान ने कहा तो उसके करीबी मौजूद सफदर का बाजू घुमा और मुड़ी हुई उंगली का हुक पूरी कुव्वत से बर्नार्ड की कनपट्टी पर पड़ा और उसके मुंह से बेख्तियार चीख निकल गई। सफदर ने फौरन ही दूसरी ज़रब लगाई और इस बार बर्नार्ड बेहोश हो गया। इन्हें हलाक कर दो, खामखा वक्त क्यों ज़ाया कर रहे हो? तनवीर ने कहा। हम इस वक्त आतिशफिशा के दाहिने पर मौजूद है तनवीर, इसलिए हमें सब काम इंतहाई सोच समझ कर करने हैं, इमरान ने कहा। तो तनवीर ने इस तरह मुंह बनाया जैसे उसके नुक्ते नजर से इमरान की मुसलहत पसंदी फिजूल हो, लेकिन उसने कोई जवाब न दिया था। इसे खोलकर नीचे डालो और इस जॉर्ज और क्रैफोर्ड दोनों को लाकर कुर्सियों पर बांधो और फिर पहले इस क्रैफोर्ड को होश में ले आओ, ये इन सब से ज्यादा अहम आदमी है, इमरान ने कहा। वो कैसे? जूलिया ने हैरान होकर कहा। ये अंडरग्राउंड मेन सेक्शन का सिक्योरिटी ऑफिसर है और बाहर सिर्फ कार्डिक की अदम मौजूदगी का फायदा उठाकर जॉर्ज की दावत पर आया है। इसकी जेब से जो कार्ड निकला है उसकी मदद से मेन सेक्शन का रास्ता खोला जा सकता है, लेकिन मैं वहां जाने से पहले वहां की तफसीलात मालूम कर लेना चाहता हूँ, इमरान ने कहा। तो जूलिया ने इस बात में सर हिला दिया। फिर थोड़ी देर बाद क्रैफोर्ड होश में आ गया। उसने और जॉर्ज दोनों को रस्सियों से बांध दिया गया था। ये सब क्या है? कौन हो तुम? ये मैं कहा हूँ, क्या मतलब? क्रैफोर्ड ने होश में आते ही इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। तुम्हारा नाम क्रैफोर्ड है और तुम गोल्डन स्पॉट के मेन सेक्शन में सिक्योरिटी ऑफिसर हो, क्या मैं दुरुस्त कह रहा हूँ? इमरान ने कहा। तो क्रैफोर्ड के चेहरे पर मजीद हैरत के तासुरात उभर आए। हाँ, लेकिन तुम हो कौन और तुम्हें ये मालूमात कैसे मिल गई और तुम यहाँ पहुंचे कैसे? यहाँ तो कोई अजनबी दाखिल नहीं हो सकता, जबकि तुम तो इतनी तादाद में हो, क्रैफोर्ड ने कहा। तुम मुझे मेन सेक्शन के बारे में तफसीलात बताओगे, वहाँ की तमाम तफसीलात? इमरान ने उसके सवालों के जवाब देने की बजाय उल्टा सवाल कर दिया। ओ नहीं, ये टॉप सीक्रेट है, क्रैफोर्ड ने जवाब देते हुए कहा। सुनो क्रैफोर्ड, हमारी यहाँ मौजूदगी से ही तुम समझ सकते हो कि ये टॉप सीक्रेट नहीं है। चलो सिर्फ इतना बता दो कि मेन सेक्शन में मौजूद मास्टर कंप्यूटर किस कंपनी का, किस मॉडल का और किस नंबर का है, इमरान ने कहा। मुझे नहीं मालूम, मैं तो सिक्योरिटी ऑफिसर हूँ, इंजीनियर या साइंसदान तो नहीं हूँ, क्रैफोर्ड ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया। डॉक्टर गैरी इंचार्ज है ना मेन सेक्शन का, इमरान ने पूछा। हाँ, क्रैफोर्ड ने जवाब दिया। अगर तुम डॉक्टर गैरी से यहाँ बात करो तो क्या वहाँ तुम्हारी आवाज मास्टर कंप्यूटर चेक करता है, इमरान ने पूछा। हाँ, यहाँ गोल्डन स्पॉट पर रहने वाले हर आदमी की आवाज मास्टर कंप्यूटर में फीड है और वो चेक करके ही लाइन मिलाता है, वरना नहीं, क्रैफोर्ड ने जवाब देते हुए कहा।
और वहां जाने का रास्ता कैसे खुलता है? इमरान ने पूछा। डॉक्टर गैरी ही अंदर से खोल सकता है, वरना नहीं, क्रैफोर्ड ने जवाब दिया। जबकि मेरा ख्याल है कि रास्ता कार्ड के जरिए खुलता है, इमरान ने कहा। तो क्रैफोर्ड बेख्तियार चौंक पड़ा। तुम्हें कैसे मालूम हुआ और तुम हो कौन? क्रैफोर्ड ने कहा। इस जॉर्ज को होश में ले आओ। इमरान ने क्रैफोर्ड की बात का जवाब देने की बजाय सफदर से कहा। तो सफदर ने जेब से वही लंबी गर्दन वाली शीशी निकाली और उसका ढक्कन हटाकर उसने शीशी का दहाना साथ वाली कुर्सी पर बंधे बैठे जॉर्ज की नाक से लगा दिया। चंद लम्हों बाद उसने शीशी हटाई और उसका ढक्कन लगाकर उसने उसे जेब में डाल लिया। चंद लम्हों बाद जॉर्ज के जिस्म में हरकत के तासुरात नमूदार होने लग गए। उसने भी आंखें खोलते ही लाशौरी तौर पर उठने की कोशिश की, लेकिन जाहिर है बंदा होने की वजह से वो सिर्फ कसमसा कर ही रह गया। उसके चेहरे पर भी इमरान और उसके साथियों को देखकर शदीद हैरत के तासुरात उभर आए थे। तुम कौन हो? जॉर्ज ने हैरत भरे लहजे में कहा। तुम्हारा नाम जॉर्ज है और तुम रेड वुल्फ कार्डिक के नंबर 2 हो, इमरान ने कहा। हाँ, लेकिन तुम कौन हो और यहाँ कैसे आ गए हो? ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है, जॉर्ज ने उसी तरह इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। तुम बहरहाल जानते होगे कि तुम्हारा चीफ कार्डिक हॉबर्ट जजीरे पर क्यों गया था, इमरान ने कहा। तो जॉर्ज बेइख्तियार चौंक पड़ा। अब उसके चेहरे पर हैरत के साथ साथ खौफ के तासुरात उभर आए थे। तो तुम पाकिस्तानी एजेंट हो, जॉर्ज ने कहा। हाँ, और तुम्हारा चीफ कार्डिक और आबदोस का कैप्टन राशेल, दोनों की लाशें हॉबर्ट पर पड़ी हुई हैं और उसके साथ साथ वहाँ मौजूद हर आदमी लाश में तब्दील हो चुका है। राशेल की जेब से मिलने वाले कार्ड की मदद से हमने बैरूनी रास्ता खोला और आबदोस को अंदर ले आए, और कार्डिक की जेब से मिलने वाले कार्ड की मदद से हमने मेन रास्ता खोला और फिर यहाँ हमने बेहोश कर देने वाली जूद असर गैस फायर कर दी। तुम लोग कार्डिक की अदम मौजूदगी का फायदा उठाकर ऐश व इशरत में मशगूल थे, इसलिए तुम सब आसानी से मार खा गए और हम यहाँ इत्मीनान से पहुंच गए, इमरान ने उसे तफसील बताते हुए कहा। ओ वेरी बैड, ऐसा तो सोचा भी ना जा सकता था कि चीफ को भी हलाक किया जा सकता है। वेरी बैड, लेकिन अब तुम क्या चाहते हो? जॉर्ज ने कहा। इन लड़कियों में से एक ने हमें बताया है कि तुमने इन्हें किसी खुसूसी हेलीकॉप्टर पर टाक से मंगवाया था। वो हेलीकॉप्टर कहाँ है? इमरान ने कहा। उगबी हिस्से में हेलीकॉप्टर पैड बना हुआ है, उधर छत पर, वहाँ मौजूद है। लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? जॉर्ज ने कहा। हम डॉक्टर गैरी से सौदाबाजी करना चाहते हैं। अगर डॉक्टर गैरी हमें मेन सेक्शन की उस मशीनरी का मुआयना करा दे जिससे पूरी दुनिया के दिफाई असले और ट्रांसपोर्ट को जाम किया जा सकता है, तो हम सिर्फ ये वादा लेकर वापस चले जाएंगे कि इस मशीनरी का तजुर्बा पाकिस्तान पर नहीं किया जाएगा, वरना दूसरी सूरत में हमने बहरहाल गोल्डन स्पॉट को तबाह करके ही वापस जाना है, इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। तुम यहाँ तक तो आ गए हो, लेकिन तुम किसी तरह भी मेन सेक्शन में दाखिल नहीं हो सकते, और वहाँ दाखिल हुए बगैर तुम चाहे कुछ भी कर लो, मेन सेक्शन का तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उस पर चाहे तुम 1 करोड़ हाइड्रोजन बम भी फायर कर दो, तब भी उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, और डॉक्टर गैरी तुम्हें किसी सूरत भी मेन सेक्शन में दाखिल नहीं होने देगा। और अगर उसे मामूली सा शुबा भी पड़ गया कि तुम लोग बाहर मौजूद हो, तो वो इसराइल की पूरी फौज को भी यहाँ तलब कर सकता है, जॉर्ज ने जवाब देते हुए कहा। अगर क्रैफोर्ड वहाँ से बाहर आ सकता है, तो डॉक्टर गैरी भी बाहर आ सकता है। डॉक्टर गैरी बेशक हमें वहाँ न ले जाए, लेकिन यहाँ बाहर आकर वो हमसे बात तो कर सकता है। हमारे ग्रुप में 2 साइंसदान भी शामिल है। हमें इत्तला मिली है कि इस मशीनरी का पहला तजुर्बा पाकिस्तान पर किया जाना है, और हम इस बात की जमानत चाहते हैं कि ऐसा नहीं होगा। लेकिन जब तुम पूरी दुनिया के खिलाफ काम करोगे, तो फिर जो रद्द अमल पूरी दुनिया का होगा, वही पाकिस्तान का भी होगा। इसकी हमें परवाह नहीं है। अलबत्ता हम खुसूसी तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ इस मशीनरी को इस्तेमाल नहीं होने देना चाहते, इमरान ने कहा। डॉक्टर गैरी ना ही बाहर आएगा और ना तुम्हें अंदर जाने देगा। अलबत्ता अगर तुम चाहो तो फोन पर बात हो सकती है, जॉर्ज ने कहा। वो कैसे, जबकि मास्टर कंप्यूटर में मेरी आवाज फीड नहीं है, इसलिए मेरे बोलते ही मास्टर कंप्यूटर लाइन मुनक़ते कर देगा, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। इसका तो हल है, ये तो कोई मसला नहीं है, जॉर्ज ने कहा। कैसे, मुझे तफसील बताओ, वरना दूसरी सूरत में तुम सबका खात्मा करके मैं खुद अपने तौर पर कोशिश करूंगा, इमरान ने कहा। चीफ कार्डिक के ऑफिस में मास्टर कंप्यूटर का वॉइस ऑपरेशनल लिंक मौजूद है, उसे ऑफ करके तुम बात कर सकते हो। चीफ कार्डिक ने यह खुसूसी सिलसिला इसलिए कराया था कि एक बार चीफ का गला खराब हो गया था और मास्टर कंप्यूटर की वजह से उसकी बात ही ना हो सकती थी, जिसकी वजह से मैंने डॉक्टर गैरी से बात की और फिर डॉक्टर गैरी ने इमरजेंसी की सूरत में ये सिलसिला कराया था, जॉर्ज ने कहा। ऑफिस में किस जगह है ये ऑपरेशनल लिंक? मैंने ऑफिस को चेक किया है, वहाँ तो नहीं है, इमरान ने कहा। बॉस की कुर्सी के उकब में जो दीवार है, वहाँ दीवार के अंदर खुफिया अलमारी है, उसमें नस्ब है। दीवार पर मौजूद तस्वीर को हटाने से उस अलमारी का बटन सामने आ जाता है, जॉर्ज ने कहा। तुम लोग इनका ख्याल रखो, मैं इसे चेक करके आता हूँ,
इमरान ने अपने साथियों से कहा और तेजी से बैरूनी दरवाजे की तरफ मुड़ गया। थोड़ी देर बाद वो दोबारा कार्डिक के ऑफिस में पहुंच गया था। वहां वाकई अलमारी मौजूद थी। अलमारी को ओपन करते ही इमरान ने उसके एक बंद खाने में नस्ब एक बड़े से कंप्यूटर को देखा तो वो बेख्तियार उछल पड़ा। उसकी आंखों में चमक सी आ गई थी, क्योंकि ये सिर्फ वाइस ऑपरेशनल कंट्रोलर न था बल्कि मास्टर कंप्यूटर का एक बहुत बड़ा सेट था। इमरान उसकी मदद से मेन मास्टर कंप्यूटर को आसानी से कंट्रोल कर सकता था। चुनांचे वो कुछ देर तक उसे गौर से देखता रहा। फिर वो वापस मुड़ा और अपने साथियों के पास आ गया। सफदर, तुम मेरे साथ आओ, इमरान ने कहा और वापस मुड़ गया। सफदर उसके साथ आ गया। वो दोनों ऑफिस में आ गए। ये मास्टर कंप्यूटर का लिंक कंप्यूटर है। इसकी मदद से न सिर्फ ऑपरेशनल लिंक को कंट्रोल किया जा सकता है बल्कि मेन मास्टर कंप्यूटर को ऑफ भी किया जा सकता है। लेकिन मसला ये है कि अगर मेन मास्टर कंप्यूटर को ऑफ कर दिया जाए तो फिर अंदर जाने का रास्ता मुकम्मल तौर पर ब्लॉक हो जाएगा और उसके बाद वाकई डॉक्टर कैरी यहाँ पूरे इसराइल की फौज मंगवा सकता है। इसलिए मैं तुम्हें इसकी मदद से मेन मास्टर कंप्यूटर को ऑफ करने का तरीका बता देता हूँ। इस क्रैफोर्ड के कार्ड से मैं रास्ता खोल लूंगा। उसके बाद तुमने इसकी मदद से मेन मास्टर कंप्यूटर को ऑफ कर देना है। मेन कंप्यूटर के ऑफ हो जाने के बाद वहाँ के तमाम हिफाजती इंतजामात यकसर ऑफ हो जाएंगे और फिर ये मेन सेक्शन एक आम सी इमारत बन जाएगी। इमरान ने सफदर को समझाते हुए कहा, ठीक है, आप मुझे बता दे, मैं ये काम कर लूंगा। सफदर ने कहा तो इमरान ने उसे पूरी तफसील बतानी शुरू कर दी। आप फिर मुझे इत्तला कैसे देंगे कि आपने रास्ता खोल लिया है और आप अंदर दाखिल हो चुके हैं? सफदर ने कहा, 05 ट्रांसमीटर के 2 सेट हॉबर्ट से मैं ले आया हूँ। उनमें से एक तुम रख लेना और एक मेरे पास रहेगा। इमरान ने कहा तो सफदर ने इस्बात में सर हिला दिया। ठीक है, आप बेफिक्र रहे, मैं उसे ऑपरेट कर लूंगा। सफदर ने बाएतमाद लहजे में कहा। तो फिर जाकर सामान वहां से ले आओ और वहां मौजूद तमाम अफराद का भी खात्मा कर दो ताकि जब हम अंदर जाए तो हमारा हुक्म महफूज रहे। सब साथियों को भी ले आओ। मैं इस दौरान इसको तुम्हारे वर्किंग ऑर्डर में ले आऊंगा, इमरान ने कहा और सफदर सर हिलाता हुआ ऑफिस से बाहर चला गया। डॉक्टर कैरी अपने मखसूस ऑफिस में मौजूद था कि ऑफिस का दरवाजा एक धमाके से खुला और एक उद्दड़ उम्र आदमी तेजी से अंदर दाखिल हुआ। डॉक्टर कैरी, जो एक फाइल के मुताले में मसरूफ था, यकलक चौंक पड़ा। उसके चेहरे पर गुस्से के तासुरात उभर आए थे। ये क्या तरीका है अंदर आने का डॉक्टर मार्श? डॉक्टर कैरी ने तेज लहजे में कहा। डॉक्टर कैरी, जजीरे पर अजनबी अफराद मौजूद हैं और रेड वुल्फ सेंटर पर मौजूद तमाम अफराद, जिनमें क्रैफोर्ड भी शामिल है, हलाक कर दिए गए हैं। आने वाले ने, जिसका नाम डॉक्टर मार्श था, इंतहाई परेशान से लहजे में कहा, क्या क्या कह रहे हो? ये कैसे मुमकिन है? डॉक्टर गैरी ने एक झटके से कुर्सी से उठते हुए कहा, मेरे साथ आइए, जल्दी कीजिए। डॉक्टर मार्श ने कहा और जल्दी से वापस मुड़ गया तो उद्दड़ उम्र डॉक्टर गैरी भी लपक कर उसके पीछे दौड़ पड़ा। एक राहदारी से गुजरकर वो एक बड़े हॉलनुमा कमरे में पहुंच गए, जहां दीवार के साथ एक मुस्ततिल शक्ल की कद आदम मशीन मौजूद थी, जिसके दरमियान स्क्रीन रोशन थी। ये लोग मेन सेक्शन की तरफ ही आ रहे हैं डॉक्टर मार्श। मशीन के सामने मौजूद एक और आदमी ने मुड़कर डॉक्टर मार्श से कहा और डॉक्टर मार्श और डॉक्टर गैरी दोनों मशीन के करीब पहुंच गए। स्क्रीन पर वाकई 2 औरतें और 3 मर्द जजीरे की सतह पर चलते हुए दिखाई दे रहे थे। ये सब एग्रीमी थे। उनमें से 2 की पीठ पर सिया रंग के थैले बंधे हुए थे। ओ ये कौन है? ये तो वाकई अजनबी है, लेकिन ये किस तरह यहाँ आ गए? डॉक्टर गैरी ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। रेड वुल्फ सेंटर के मनाजिर दिखाओ मार्टिन, डॉक्टर मार्श ने कहा तो मार्टिन ने मशीन के मुख्तलिफ बटन प्रेस करने शुरू कर दिए और स्क्रीन पर मुख्तलिफ मंजर बदलने शुरू हो गए। स्क्रीन पर एक बड़े हॉलनुमा कमरे का मंजर दिखाई दिया तो वहां मौजूद लाशों को देखकर डॉक्टर गैरी बेख्तियार चौंक पड़ा। ओ वेरी बैड, रियली वेरी बैड, डॉक्टर गैरी ने होठ चबाते हुए कहा। उसी लम्हे स्क्रीन पर एक और मंजर उभर आया। ये तो कार्डिक का ऑफिस है। ओ ये आदमी वहाँ क्या कर रहा है? डॉक्टर गैरी ने एक अजनबी को वहाँ अकेला कुर्सी पर बैठे देखकर कहा। इसी की वजह से तो ये सारा धंधा मेरे नोटिस में आया है। कार्डिक के ऑफिस में मास्टर कंप्यूटर लिंक मौजूद है। इसने उसका ऑपरेशन ऑन किया तो मास्टर कंप्यूटर ने मुझे मुत्तला किया, जिस पर मैं हैरान हुआ क्योंकि मुझे मालूम था कि कार्डिक गोल्डन स्पॉट से बाहर गया हुआ है और कार्डिक के बगैर इसे कोई ऑपरेट नहीं कर सकता। जिस पर मैंने चेकिंग की तो ये सारी बातें सामने आई और मैंने आपको रिपोर्ट दी। डॉक्टर मार्श ने कहा, लेकिन ये करेंगे क्या? ये मेन सेक्शन में तो दाखिल ही नहीं हो सकते। डॉक्टर गैरी ने कहा, यही बात तो मेरी समझ में नहीं आ रही डॉक्टर गैरी, डॉक्टर मार्श ने कहा और फिर उसके कहने पर मशीन के सामने खड़े मार्टिन ने मशीन के बटन ऑन किए तो स्क्रीन पर एक बार फिर 2 औरतों और 3 मर्दों का ग्रुप नजर आना शुरू हो गया और फिर जमीन पर बने हुए सुतूनों के सामने पहुंचकर वो सब रुक गए।
उनमें से एक ने जेब में से कार्ड निकाला तो डॉक्टर गैरी और डॉक्टर मार्श के साथ साथ मार्टिन भी बेख्तियार उछल पड़ा। ये कार्ड, ये तो रास्ता खोल लेंगे, इसे बंद करो। डॉक्टर गैरी ने हलक के बल चीखते हुए कहा। रास्ता तो उस वक्त क्लोज हो सकता है जब मास्टर कंप्यूटर ऑन किया जाए, डॉक्टर मार्श ने कहा। इस दौरान उस अजनबी ने सुतून के अंदर कार्ड डाल दिया था और फिर उनके सामने ही उस सुतून के साथ जमीन का एक हिस्सा इस तरह ऊपर को उठ गया जैसे संदूक का ढक्कन उठता है, और फिर वो सब एक एक करके नीचे चले गए। इनको रोको, रोको, डॉक्टर गैरी ने हलक के बल चीखते हुए कहा। आप बेफिक्र रहे डॉक्टर गैरी, अब मेरे जहन में एक प्लान आया है। ये 12 जीरो रूम में तो पहुंच जाएंगे और फिर जैसे ही ये वहां पहुंचेंगे हम इन्हें आसानी से बेहोश कर लेंगे। इसके बाद इन्हें आसानी से हलाक किया जा सकता है, डॉक्टर मार्श ने कहा। जो कुछ करना है जल्दी करो, डॉक्टर गैरी ने कहा। तो डॉक्टर मार्श तेजी से मुड़ा और एक तरफ दीवार के साथ मौजूद दूसरी मशीनरी की तरफ बढ़ गया। उसने तेजी से मशीन के बटन ऑन करने शुरू कर दिए। डॉक्टर गैरी भी उस मशीन की तरफ बढ़ गया था। डॉक्टर गैरी साइंसदान था जबकि डॉक्टर मार्श इंजीनियर था और मेन सेक्शन का ऑपरेशनल इंचार्ज वही था, इसलिए इस वक्त सारी कार्रवाई डॉक्टर मार्श ही कर रहा था। उस मशीन पर भी छोटी सी स्क्रीन मौजूद थी और वो रोशन थी और उस पर एक छोटे से कमरे का मंजर नजर आ रहा था। डॉक्टर गैरी होठ नीचे खामोश खड़ा था और फिर थोड़ी देर बाद पांचों अजनबी एक एक करके उस कमरे में दाखिल हुए और उसी लम्हे डॉक्टर मार्श ने मशीन के 2 बटन प्रेस कर दिए और जैसे ही ये बटन प्रेस हुए मशीन पर नजर आने वाला मंजर यकलक धुंधला सा गया। चंद लम्हों बाद जब दोबारा स्क्रीन रोशन हुई तो कमरे के फर्श पर वो पांचों टेढ़े मेढ़े अंदाज में पड़े नजर आ रहे थे। ओह थैंक गॉड, मैं तो परेशान हो गया था, डॉक्टर गैरी ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। अब इनका क्या करना है, डॉक्टर मार्श ने फातिहाना अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। उसका अंदाज बता रहा था कि इन लोगों को बेहोश करके वो इंतहाई मसरत महसूस कर रहा है। करना क्या है, इन्हें हलाक करना है, डॉक्टर गैरी ने कहा। लेकिन डॉक्टर गैरी, ये लोग कौन हैं और यहाँ कैसे पहुंच गए, ये सारी बातें कैसे मालूम होगी, क्योंकि बहरहाल हमें हेडक्वार्टर को तो रिपोर्ट करनी होगी, डॉक्टर मार्श ने कहा। ओह हाँ, लेकिन कहीं ये होश में आते ही फिर कोई गड़बड़ न करते, डॉक्टर गैरी ने परेशान होते हुए कहा। नहीं, अब ये गड़बड़ न कर सकेंगे, मैं इन्हें ब्लैक रूम में पहुंचा देता हूँ और फिर वहाँ इन्हें रस्सियों से बांध कर ही इन्हें होश में ले आता हूँ और फिर पूछ-गुछ करके इन्हें हलाक कर दिया जाएगा, डॉक्टर मार्श ने कहा। ठीक है, तुम बहरहाल इन मामलात में मुझसे ज्यादा जानते हो, मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूँ कि कोई गड़बड़ ना हो, डॉक्टर गैरी ने कहा। आप बेफिक्र रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता, डॉक्टर मार्श ने कहा। ओके, फिर इनसे पूरी तफसील हासिल करके इन्हें हलाक कर दो और उसके बाद मुझे रिपोर्ट दो ताकि फिर मैं हेडक्वार्टर को इस बारे में तफसीली रिपोर्ट दे सकूं, डॉक्टर गैरी ने कहा। बिल्कुल ऐसा ही होगा डॉक्टर गैरी, डॉक्टर मार्श ने कहा। तो डॉक्टर गैरी इस्बात में सर हिलाता हुआ बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसके चेहरे पर अब गहरे इत्मीनान के तासुरात नुमाया थे।